अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम किसी एक सियासतदान के बयान पर बहस नहीं करेंगे, ना किसी एक जमात को कटहरे में खड़ा करेंगे और ना ही किसी एक स्कैंडल को सुर्खी बनाकर जज्बात भड़काएंगे, बल्कि आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। मगर पाकिस्तान को सिर्फ विफाक के आईने में नहीं, बल्कि उसके 4 सतूनों यानी चारों सूबों की कारकर्दगी, तरक्की और हुक्मरानी के तनाजुर में देखेंगे, क्योंकि ये हकीकत है कि पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ विफाकी इमारत में नहीं बल्कि सूबाई हुक्मरानी पर भी तय होता है। आज सवाल ये नहीं है कि कौन कितना बोलता है, सवाल ये कि किस सूबे ने आखिर कितना बदला, कहाँ रियासत शहरी के करीब पहुंची और कहाँ पर इक़्तिदार आवाम से मजीद दूर होता चला गया। 18वीं तरमीम के साथ पाकिस्तान में सूबाई खुद मुख्तारी का एक नया बाब खुला, वसाइल मरकज से निकलकर सूबों तक पहुंचे, इख्तियारात मुंतकिल हुए और ये वादा किया गया कि अब तरक्की का फैसला सिर्फ इस्लामाबाद नहीं बल्कि लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा भी करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सूबे इस इम्तिहान में कामयाब हो पाए? आज इसी सवाल का बेलाग जायजा लेते हैं। पंजाब की बात करते हैं। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, सबसे ज़्यादा आबादी, सबसे ज़्यादा दबाव और सबसे ज़्यादा मसाइल। यहाँ तालीम भी ज़्यादा दरकार है, सेहत भी, रोज़गार भी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी। इसके बावजूद अगर हम हक़ाइक़ देखें तो पंजाब तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर में बाकी सूबों के मुकाबले में यकीनी तौर पे आगे दिखाई देता है। स्कूल नेटवर्क, अस्पतालों की तादाद, सड़कों और ट्रांसपोर्ट का फैलाव और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे, ये सब किसी दावे का नहीं बल्कि ज़मीनी हकीकत का हिस्सा हैं। ये नहीं कहा जा रहा कि पंजाब में सब कुछ मिसाली है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इस वसाइल को निज़ाम में ढालने की कोशिश ज़रूर नज़र आती है। यहाँ पर रियासत का महवर अक्सर ये रहा है कि काम दिखाओ और वोट ले लो। अब ज़रा सिंध की तरफ आ जाते हैं। कुदरती वसाइल, बंदरगाहें, सनती बुनियाद, इसके अलावा मुल्क का सबसे बड़ा शहर अगर मैं को कराची, और ये सब सिंध के पास है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर भी तालीम और सेहत के इशारे नीचे क्यों हैं? कराची आज भी पानी, ट्रांसपोर्ट और कचरे के मसाइल में क्यों उलझा हुआ है? अंदरून सिंध की बात करें तो वहाँ पे अस्पताल वीरान और स्कूल जो हैं वो खस्ता क्यों हैं? 17 साल मुसलसल हम देखें हुक्मरानी के बावजूद सिंध में अवामी खिदमात का मयार आखिर क्यों बेहतर नहीं हो सका? यहाँ मसला वसाइल की कमी नहीं है, मसला तरजीह, शफाफियत और मकामी हुकूमतों की अदम मौजूदगी है। जहाँ निज़ाम फर्द के गिर्द घूमे वहाँ इदारे कमज़ोर हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा की। खैबर पख्तूनख्वा यकीनी तौर पर एक मुश्किल सूबा, दहशतगर्दी, बदअमनी और मुसलसल रियासती दबाव ने इसकी मईशत को यकीनी तौर पर शदीद नुकसान पहुंचाया। लेकिन इसके बावजूद इस सूबे को NFC के तहत इजाफी वसाइल मिले, मगर क्या वाकई मिले भी? तरसीलात ज़र का बड़ा हिस्सा मिला। यहाँ करप्शन के खात्मे और गुड गवर्नेंस और इस्लाहात के बड़े दावे किए जाते हैं। तो फिर हकीकत क्या है? तालीम और सेहत में कुछ बेहतरी ज़रूर आई, लेकिन सवाल फिर वही कि क्या ये बेहतरी वसाइल के तनासुब से है? यहाँ कानून साजी तो हुई, नारे भी लगे, लेकिन गवर्नेंस का ढांचा अभी तक मुकम्मल तौर पे मुस्तहकम नहीं हो सका। ये वो सूबा है जहाँ पर उम्मीद भी है और तशवीश भी। अब बात कर लेते हैं बलूचिस्तान की। रकबे में सबसे बड़ा, वसाइल में सबसे मालामाल, लेकिन इंसानी तरक्की में अगर मैं कहूँ कि पीछे तो गलत नहीं होगा। ये वो सूबा है जिसे फीकस बुनियाद पर सबसे ज़्यादा NFC फंड्स मिले, लेकिन फिर भी तालीम, सेहत, रोजगार और बुनियादी सहूलियात आज भी शायद एक ख्वाब है। यहाँ मसला सिर्फ मुआशी नहीं है बल्कि रियासती एतमाद, हुक्मरानी और अमन का है। वसाइल वहाँ कारगर नहीं होते जहाँ रियासत उलझन में हो। अब असल सवाल क्या है कि मसला सूबे के वसाइल हैं या फिर तर्ज हुक्मरानी? आज का सवाल ये नहीं कि कौन सा सूबा अमीर है, कौन सा सूबा गरीब है। आज का सवाल ये है कि किस सूबे ने अपने वसाइल को इंसान पर खर्च किया, किसने इदारे बनाए और किसने सियासत को खिदमत पर तरजीह दी। अब NFC ने रास्ता दिया, लेकिन समत सूबों ने खुद तय करनी थी। कहीं समत दुरुस्त निकली, कहीं नारे आगे निकल गए, कहीं इख्तियारात की बहस चलती रही और कहीं निज़ाम वसाइल की तकसीम में उलझा रहा। आज का प्रोग्राम किसी एक सूबे या वज़ीर आला के खिलाफ नहीं है, बल्कि सूबों का एक इज्तिमाई एहतसाब है, क्योंकि जब सूबे मजबूत होंगे तो विफाक मजबूत होगा और जब सूबे कमज़ोर होंगे तो यकीनी तौर पे विफाक भी कमज़ोर होगा। अब आज मैं यही सवाल उठाऊंगी कि कहाँ मनसूबाबंदी है, कहाँ पे सिर्फ तकरीरें हैं, कहाँ सिर्फ नारे हैं, कहाँ तरक्की है, कहाँ मुफादात की जंजीरें हैं, क्योंकि अब फैसला अवाम ने करना है बातों पर, कारकर्दगी पर। और ये जो चारों सूबे हैं, ये 4 कहानियाँ, सवाल एक ही है कि तर्ज हुक्मरानी और कारकर्दगी। ब्रेक के बाद मुझे मेहमान ज्वाइन करें। वेलकम बैक नाजरीन, तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। कोयटा से सीने तजिया का शहजादा जुल्फ़िकार मेरे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। पेशावर से लिहाज अली सीने तजियाकार भी मेरे साथ मौजूद हैं और कराची से सुनो इसके ब्यूरो चीफ सीने तजियाकार शुएब बर्नी मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और ब्रेक के बाद लाहौर से सीने साफ़ी सार राना भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगी कराची से। शुएब बर्नी आप मेरे साथ मौजूद हैं। अभी पिछले दिनों में मैं भी कराची में मौजूद थी, आपके साथ बैठी,
हमने पुरानी यादें भी ताज़ा की। कराची की जो सूरत हाल है, आप अगर कंपैरिजन करें, क्योंकि हम भी पिछले कुछ सालों से कंपैरिजन कर रहे थे, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि कराची में जो पहले बदअमनी होती थी, जिस किस्म के वाक़यात होते थे, उसमें जो क्राइम की अगर हम बात करें तो उसमें काफ़ी हद तक काबू पाया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन सफाई सुथराई के लिहाज से कचरा जब जगह जगह गिरा होता है, इसके लिहाज से जो कराची के शहरी हैं वो अक्सर शिकायत करते दिखाई देते हैं। चूँकि आप भी सहाफ़ी हैं और जब सहाफ़ी लोगों में बैठते हैं, इवन आप किसी रेस्टोरेंट में भी चले जाएं, किसी ढाबे पे चाय पीने भी चले, तो लोग आपके पास शिकायत लेकर आ जाते हैं। अगर आपको पहचान लें कि जी आप टीवी पे आवाज़ उठाइएगा। तो शोएब, क्या हालात हैं कराची के लोग अब किन मसाइल से दो चार हैं? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। कराची में देखें, बदअमनी के जो वाक़यात थे जिसकी आपने निशानदेही करी, टारगेट किलिंग, वो तो काफ़ी हद तक अब ख़त्म हो चुकी है। शुक्र है। कराची में जिस तरह से पहले एक एक दिन में 20-20 अफराद का कत्ल हो जाता था, फिरका वाराना बुनियाद पे, गैंग वॉर की बुनियाद पे, लिसानी और सियासी बुनियाद पर, अल्लाह का शुक्र है कि वो सिलसिला तो नहीं है। शुक्र। लेकिन कराची के जो अवामी मसाइल के इशूज़ हैं वो अभी भी बरकरार हैं। साल 2025 भी इख्तिताम की जानिब गामजन है, लेकिन इसमें भी कराची के शहरियों को हमने देखा कि अवामी सतह के जो मसाइल हैं उनसे छुटकारा नहीं मिल सका। कराची में हुकूमत सिंध की जानिब से जो मेगा तरक्याती प्रोग्राम शुरू किए गए, जिसमें रेड लाइन BRT है, इसके साथ येलो लाइन सर्विस है, इसके साथ जिस तरह से शाहराह भुट्टो है, इसके अलावा करीमाबाद अंडरपास हो गया, गुलिस्तान जौहर अंडरपास हो गया, वो मंसूबे मुकम्मल नहीं हो सके, जिसकी वजह से कराची के शहरी रोज़ाना घंटों ट्रैफिक जाम में अजियत का शिकार होकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दूसरी जानिब आपने देखा कि कराची में गटर के ढक्कनों का मामला आजकल सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स की स्क्रीन पर रोजाना नशर होता है। गुज़िश्ता रोज भी कोरंगी में एक बाबा जी बुजुर्ग जो हैं वो गटर में गिर के मर गए। चंद रोज कबल नीपा पर इब्राहिम नामी 3 साल बच्चा गटर में गिर के मेनोल ना होने की वजह से अल्लाह को प्यारा हो गया। तो ये कराची के मसाइल जरूर बाकी हैं। अच्छा शोएब, आपको मैं याद करवा दूं, जरा पानी वाला मसला आप भूल गए, वो K4 मंसूबा कहाँ पहुंचा, जरा उसके बारे में भी थोड़ा अपडेट करें। देखें, K4 मंसूबा तो काफ़ी अरसे से इल्तवा का शिकार है। अभी भी उसका यूनिवर्सिटी रोड पे काम हो रहा है, उर्दू यूनिवर्सिटी के करीब, लेकिन वो कब जाके कराची वालों को उससे पानी नसीब होगा, इस बारे में अभी भी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। क्योंकि कराची में जिस तरह से पानी का पता है आपको कि अरबों रुपए का कारोबार होता है। इसको कारोबार क्या, इसको आप एक धंधा कह लें कि जिस तरह से टैंकर माफिया कराची में पानी बेचता है, लोगों के घर में पीने का पानी नलके से नहीं आता और वो वाटर बोर्ड से पानी लेने के बजाय टैंकर माफिया से टैंकर खरीद के पीते हैं। यौमिया कराची में ये करोड़ों रुपए का कारोबार है जो कि रोजाना कराची में होता है। आप अंदाजा लगाएं कि 4 करोड़ आबादी के वाले शहर में कराची में पीने का पानी शहरियों को मैसर नहीं है। वो पीने का पानी वाटर केन से लेते हैं जो कि फिल्टर प्लांट या RO प्लांट से आता है या मुख्तलिफ कंपनी वाले डिलीवर करते हैं, और उसके अलावा जो अपने रोजमर्रा के इस्तेमाल का पानी है वो वाटर टैंकर हाइड्रेंट से लेते हैं। अच्छा, वाटर टैंकर हाइड्रेंट भी आपको पता है कि जब शहर में पानी की किल्लत होती है तो उसके रेट बढ़ा देते हैं। वही पानी का टैंकर जो साल भर 6,000-8,000 का मिलता है, लेकिन जैसे ही पानी की किल्लत होती है तो उसके प्राइस भी डबल और ट्रिपल हो जाते हैं। ये कराची में एक बहुत मुनज़्ज़म कारोबार है जो कि कई सालों से हो रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ जिस तरह से कराची के जो बुनियादी इश्यूज हैं, देखें 4 करोड़ आबादी वाला शहर है तो उसके मसाइल भी वैसे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं। कराची में अगर आप सड़क पे निकलते हैं तो आपको स्ट्रीट क्राइम का जो मसला है वो बदस्तूर है। कराची में स्ट्रीट क्राइम किसी सूरत काबू नहीं आता। शहरी चलें शोएब, मैं बाकी मेहमानों को शामिल गुफ्तगू करूं, फिर मैं ओवरऑल सिंध के हालात भी आपसे जानूंगी। अभी तो आपने कराची की बात करी ना, एक बड़े शहर की, और ज़्यादातर बड़े शहर पे फोकस होता है, लेकिन अंदरून सिंध के हवाले से पीपल्स पार्टी दावा करती है कि उन्होंने बड़ा काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, हॉस्पिटल्स की बात की जाए, हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम किया है, उसके बारे से मैं आपसे जानूंगी। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा कोयटा का रुख करती हूँ। शहजादा जुल्फ़िकार हमारे साथ मौजूद हैं, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। लिहाज शहजादा जुल्फ़िकार, कोयटा की अगर बात की जाए, अगर हम बलोचिस्तान की बात करें तो दहशत गर्दी के जो वाक़यात पेश आ रहे हैं कोई इससे इनकार नहीं कर सकता, और बलोचिस्तान के लोगों को मैं सलाम पेश करना चाहूँगी कि वहाँ पर जिस तरह, अगर मैं हमारे जितने भी इदारों
के लोग हैं। एफसी की अगर मैं बात करूं, हमारे जो फौजी भाई हैं वहाँ पे, अगर हम जब सबको सलाम पेश करना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म से, और जिस तरह आप लोग सहाफ़ी हमारे भाई जो वहाँ काम करते हैं, कैमरामैन, किस तरह के भी हालात हों आप लोग कवरेज के लिए हर वक्त पहुँच जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो सूबे में तरक्याती मंसूबे हैं, जो काम किया जा रहा है, गवर्नेंस के हवाले से अगर मैं बात करूँ, नो डाउट कि ज़्यादा चैलेंजिंग है अगर हम बाकी सूबों के साथ कंपैरिजन करें, KPK का और बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान की अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो कैसे देख रहे हैं आप वहाँ पे जो गवर्नेंस है, किस हद तक बेहतर आपको नज़र आती है? हुकूमत की कारकर्दगी से आप बतौर सहाफ़ी कितने मुतमईन हैं? देखिए, वज़ीर आला, जहाँ तक वज़ीर आला का ताल्लुक है, मीर सरफराज भुट्टी, वो तो अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद उनके पास टीम, एक आध वजीर उनके पास है। 2-3 चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अभी 16 तारीख को, यानी कोई 2 दिन पहले, एक असेंबली का इजलास हुआ जिसमें काफी अरसे से बलूचिस्तान लीग एक पेज चल रहा है, उस पे मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे हर दिन वो कोई ना कोई, हर हल्के के वो जो है वो करप्शन के तमाम चीजें लाकर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ वो कर रहा है। असेंबली पर डिटेल में कल बात हुई, सब ने कंडेम किया और एक कमेटी बना दी कि इसके खिलाफ हम एहतजाज करेंगे, इसके खिलाफ ये हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है। लेकिन किसी ने ये बात नहीं किया कि जो कुछ उसमें आ रहा है वो ठीक है या गलत है, उसको डिनाई किसी ने। तो होना ये चाहिए कि वो तमाम चीजें जो आ रही हैं और ये मामला चल रहे हैं। साथ में आपने जो बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस की। गवर्नेंस वीक है, और नवाब असलम रहसानी जो एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी हैं और जमीयत उलमा इस्लाम के एक सेंट्रल वो आप कह लें कि फिगर हैं, उन्होंने असेंबली से शुरू होते हुए ये कहा कि गवर्नेंस नहीं है, बहुत बैड गवर्नेंस है, कि हर महीने जो है, हर 2 महीने बाद डिप्टी कमिश्नर चेंज हो जाता है, SP चेंज हो जाता है। तो ये जब वो उनकी हर MPA मिनिस्टर ये चाहता है कि ये सरकारी ऑफिसर मेरे बैक एंड कॉल पे हो, मैं जो उनको कहूँ वो ना की तो कोई बात नहीं होनी चाहिए, हाँ हाँ की बात होनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत अच्छी बात है कि जिस हल्के ने भी ये काम किया है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। डेवलपमेंट फंड, आपको पता है हम खुद इस पे बात करते रहे हैं कि करप्शन में काफी नाम रहा है बलूचिस्तान का, और उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि MPA स्कीम जो है, एक MPA को, किसी पाकिस्तान में किसी MPA को इतना प्रिविलेज जो है वो क्लास में का ताल्लुक वो नहीं रखता जहां यहाँ का MPA रखता है। 1.5 से 2 अरब रुपए मिलते थे, अब वो उसको कट करके 70 करोड़ कर दिया गया है। वो बाकी पैसे यानी हर डिस्ट्रिक्ट को दे दिए गए हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब उसको हेड करेंगे, उसमें इसके नुमाइंदे भी होंगे, उसमें विंग कमांडर जो FC का है वो भी होगा, और उनको कहा कि आप खुली कचहरियां करेंगे, लोगों से डायरेक्ट पूछेंगे आपको किस चीज की जरूरत है, पीने का पानी, सड़क, BHUs, हॉस्पिटल्स में कोई काम करवाना, ये आप करेंगे। क्योंकि पहले MP जो है वो अपने लोगों को नवाजता था, ठेकेदार भी था, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जो है वो खुद वो करता था, उसको सिलेक्ट करता था, इंजीनियर्स भी उसके अजीज रिश्तेदार होते थे, इस तरह के ये अरबों रुपए चले जाते थे। तो उस वजह से ये तमाम चीजें आई। जी ठीक है जी, चलें मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। लिहाज अली, पेशावर के हवाले से अगर बात की जाए, लिहाज किए बगैर हकाइक ज़रा बताइएगा, क्योंकि KPK की जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो अक्सर मैंने देखा है कि वहाँ पर जिस तरह भी वज़ीर आला की तब्दीली हुई, तो पहले तो गंडापुर साहब पर उनकी अपनी पार्टी के लोग अक्सर चढ़ दौड़ते थे, सोशल मीडिया पर एक अलग बहस चलती रहती थी, फिर आखिरकार उनको हटा दिया गया। अब अफरीदी साहब आ गए, बड़ी दबंग किस्म की वो पर्सनैलिटी रखते हैं और दबंग किस्म के बयानात की वजह से जाने जाते हैं। लेकिन KPK में वाकई काम भी हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर सियासत इसी चीज़ पर हो रही है, या सियासत का महवर ये चीज़ बनी हुई कि अडियाला का दरवाज़ा कब खुलेगा, और हर चीज़ को मशरूत कर दिया जाता है इमरान खान साहब की रिहाई के साथ। तो क्या इससे सूबा निगलेक्ट हो रहा है? जैसे कि अपोजिशन अक्सर तनकीद करती है कि सूबे के मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं है PTI हुकूमत की, तो आप इस बात से अग्री करते हैं? डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया। एक तो मेरे एक रिक्वेस्ट है कि KPK लफ्ज अक्सर बोलते हैं, तो KPK की बजाय अगर आप KP मुख्तसरन बोला करें तो ये दूसरा K नहीं है, KP। जी ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है जी, ठीक है जी, ये रिक्वेस्ट है मेरी। वैसे ठीक है जी, ठीक है। आपने बताया गवर्नेंस का, तो मुनीर नियाजी का एक बड़ा मशहूर शेर है, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझे,
दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा, यानी एक और दरिया का फिर मुझे सामना था। तो खैबर पख्तूनख्वा में और बिलखुसूस पेशावर में मेरे ख्याल में सिंध की तरह ये पाकिस्तान पीपल पार्टी जो वहाँ पर हुकूमत कर रही है, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने 12 साल इक़्तिदार पूरा कर चुकी है। ठीक है। और होना चाहिए था कि पॉलिसियों में तसलसल के हवाले से पहले उसे सादा अक्सरियत हासिल थी, फिर है काफी अक्सरियत दी गई, और खैबर पख्तूनख्वा में आखिरी दफा उसे 2/3 नहीं बल्कि 3/4 अक्सरियत दी गई। तो इसलिए वो ये शिकायत नहीं कर सकते कि हमें किसी ने वोट नहीं दिया या हम इत्तेहादियों के हाथों मजबूर थे। ठीक है। इसी वजह से पेशावर में अगर हम देख लेते ओवरऑल तो खैबर पख्तूनख्वा में यहाँ पर आज भी सेहत के बेतहाशा मसाइल हैं। सिर्फ मैं आपको एक छोटी सी खबर दूंगी, इस पेशावर के कल्ब में वाक़ मौलवी जी अस्पताल है, यहाँ पर 2010 में एक CT स्कैन मशीन खरीदा गया था। आपको हैरानगी होगी कि 2025 अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, और 2025 के इख्तिताम पर भी उस जो CT स्कैन मशीन है उसे डब्बों से नहीं निकाला जा सका। ये आप इससे अंदाजा लगा 1 मिनट 15 साल हो गए, 1 मिनट लिहाज 15 साल हो गए, अब 2010 की बात करें, 25 चल रहा है, क्यों ऐसा क्यों है? मैंने कहा कि कोताही और नाअहली की ये मिसाल है। तो ये आपको बता दूं, खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान किसी भी 8 तालीमी बोर्ड में से किसी ने भी सरकारी तालीमी बोर्ड में पहली पोजीशन न मैट्रिक में हासिल की न इंटरमीडिएट में हासिल की। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तालीम और सेहत में आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरजेंसी का नफाज किया था। बाकी यहाँ पर अवाम का जो सबसे बड़ा मसला है ओवरऑल वो अमन अमान की बदतरीन सूरत हाल का है। खुद आपको पता है कि यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और अवाम को बहुत ज्यादा जो है वो मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। इसकी वजह से तरक्याती काम जो है वो शदीद मुतासर हो चुके हैं। और आपको ये भी पता है कि इस वक्त जो गवर्नेंस के मुतालिक मसाइल है, अगरचे सुहेल अफरीदी साहब अपनी थी तो कोशिश कर रहा है, लेकिन इस वक्त सेहत, तालीम, इंडस्ट्री, इसके अलावा पॉपुलेशन, इसके अलावा सोशल वेलफेयर, फाइनेंस और कोई भी शुबा ऐसे नहीं है कि जिसे खैबर पख्तूनख्वा में मिसाल के तौर पर पेश किया जा सके और बताया जा सके कि हाँ ये खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा आइडियल इदारा है। थोड़ा सा डॉक्टर साहब आपको ये भी बता दूं कि तकरीबन 1 महीने कबल इसी पेशावर में लोकल गवर्नमेंट की एक आला सतही इजलास का इनेकाद हो रहा था, और उसमें पेशावर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के हवाले से कोशिश की जा रही थी। आपको हैरानगी होगी कि 12 साल इक़्तिदार के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत की कोई मॉडल सिटी नहीं था जिसे वो मॉडल सिटी के तौर पर या स्मार्ट सिटी के तौर पर ले सकता था। इसी वजह से इसके लिए लाहौर के मॉडल को फॉलो किया गया कि ये लाहौर इस वक्त पाकिस्तान में मॉडल शहर है जिसको फॉलो किया जाता है, तो फिर उसके मॉडल को कॉपी करने की कोशिश की जा रही है। पानी का मसला भी है और दीगर कई ऐसी बेतहाशा मसाइल। जी ठीक है जी, चले लाहौर को, ये नहीं कि मेरा ताल्लुक लाहौर से है, पूरा पाकिस्तान हमारा मुल्क है और तमाम शहरों से हमें मोहब्बत है। कोयटा से भी मुझे उतनी ही मोहब्बत है, पेशावर से भी, कराची से भी, तमाम शहरों से। लेकिन लाहौर में वाकई जब आप एंटर होते हैं तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आता है, जब आप जाते हैं आपको सफाई सुथराई नज़र आती है, आपको नज़र आता है कि लाहौर में काम किया गया है। इससे मेरे ख्याल से तमाम सहाफ़ी जो मेरे साथ सीनियर मौजूद हैं, अपने अपने सूबे की नुमाइंदगी कर रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में, वो तमाम लोग अग्री करेंगे। शहजादा जुल्फ़िकार, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, पाक फ़ौज तो अपना काम कर रही है अगर मैं बलूचिस्तान की बात करूँ, लेकिन अवामी हुकूमत क्या डिलीवर कर पा रही है? इससे पहले आपने वज़ीर आला बलूचिस्तान के हवाले से बात भी की, लेकिन अभी जिस तरह अगर हम बात करें वसाइल की तकसीम की, अगर मैं ख़ास तौर पे बात करना चाहूँ तो नौजवान नस्ल की अगर मैं बात करूँ तो वो थोड़ा नाराज़ नज़र आते हैं। क्या वजह है कि उनको मनाया उस तरह नहीं जाता? क्योंकि फिर बात ख़त्म होती है कि जी वहाँ के जो सियासतदान हैं, अगर हम पीछे कुछ दहाइयों की सियासत देखें तो जो कुछ होता रहा वो सबके सामने। अब बलूचिस्तान की अब जो नई क़यादत है, सरफराज बुगटी साहब हैं, वो समझ बूझ रखते हैं, मतलब यंग नौजवान तो नहीं कह सकती लेकिन यंग सियासतदानों में उनका शुमार होता है, काफ़ी एंथुसियास्टिक, एनर्जेटिक दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। तो आपको लगता है कि जो पीछे सियासतदानों की जो गलतियां थीं उनकी वजह से भी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं? देखिए ना, बलूचिस्तान में तो हमेशा आप जानती हैं कि इलेक्शन किस तरह होते रहे हैं और किस तरह लोग होते रहे हैं, यही मेरा पॉइंट था। जी जी, सामने है। जी जी, बस उस पे भी मैं बात कर लूंगा अगर आप कहें। लेकिन ये है कि आपने जो बात की कि पंजाब में नजर आता है, देखिए पंजाब की क़यादत कोई भी हो, वो काफ वाली क़यादत हो, वो नून वाली क़यादत हो,
उन्होंने तवज्जो दी है और वो डिलीवर करते हैं। आज मेरे ख्याल में मरियम साहिबा जिस तरह से वो दिन रात कोशिश अगर कर रही हैं, कोई भी उनका मोटिव हो कि हमने अपने मुखालफिन को क्या करना है, किस तरह करना है, वो बात की बात, लेकिन वो डिलीवर कर रही हैं, आपको नजर आता है। बिल्कुल नजर आता है जी। यही पॉइंट, ये जो नौजवानों की आपने बात की, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़े दिनों पहले बड़ा एक अंदर से एक मुखालिफ ग्रुप का सामना है पीपल्स पार्टी के अंदर से, हमारे जो वजीर आला हैं उन्होंने बल्कि कहीं खबर भी लीक कर दी, और खबर लीक करने वालों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर साहब, उन्होंने कर दिया कि बिल्कुल क़यादत ने ये फैसला कर लिया है कि इनको जो है फारिग किया जा रहा है, और 2.5 साल का जो पहला वाला टेनोर है पीपल्स पार्टी का, उसमें कुछ 4 माह बचते हैं, 6 माह बचते हैं, 7 माह बचते हैं, उसमें नया वजीर आला आएगा, जिस पर काफी ये इन्होंने चाहा कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब नाराज थे, उनसे मुलाकात करनी चाहिए, वो मुलाकात नहीं कर रहे थे, वो अवॉइड कर रहे थे। लेकिन एक शख्सियत इस्लामाबाद की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत, उन्होंने कहा कि अपना बच्चा है, इससे आप काम लें और इसका ख्याल रखें। मुलाकात हो गई लेकिन उसकी तशहीर नहीं हुई। उस मुलाकात में काफी उन्होंने, वो नाला थे, और नाला किस बात पर था आपको तो पता है कि चीजें हैं, कुछ जमीनों की अलॉटमेंट है और ये है, और ये तमाम चीजें होती रही। नौजवान जो है, अब मैं आता हूं उस तरफ, वो मामला तो टल तो गया, लेकिन आगे कब तक टलेगा, तो पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इनको काफी मुश्किलात हैं। वजीर आला को वफाकी हुकूमत ताउन कर रही है, वो अपने तौर पर वो कर रहे हैं, लेकिन अपने जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त कोलिशन पार्टनर है, उनकी तरफ से काफी मुश्किलात उनको हैं। एक चीज जो कोयटा शहर में जो आपने कहा, आज आप कोयटा शहर में, आपको चैलेंज करता हूं कि अब जरा आप आके एक रिपोर्ट बना लें कि कोयटा में एक 9 MPA इलेक्ट होते हैं पिछले कई 15 साल से, वो 15 साल से जो इलेक्ट होते रहे हैं, 1.5 से 2 अरब रुपए को मिलते रहे। ये वो लोग हैं जो डायरेक्ट इलेक्शन में आते हैं, जो रिजर्व सीट में जितनी खवातीन हैं उनको भी 1.5 से 2 अरब रुपए मिलते रहे। कहाँ खर्च होते रहे कोई पता नहीं, कहाँ गए, किस तरह गए। अब शहर की खूबसूरती के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। क्या कोयटा का पानी का मसला हल हो गया है? कोयटा के जो सीवरेज है उसका मसला हल हो गया है? कोयटा के जो एजुकेशन, कोयटा शहर में भी इस वक्त खवातीन के फीमेल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जिस तरह प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, बच्चियों की उसमें पीने का पानी नहीं है, लेटरिन का इंतजाम नहीं है। तो लास्ट जो बात तो आपने कही बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नौजवान तो ये समझता है कि शायद ये सिस्टम ही मेरा नहीं है। ठीक है, ये आपने नौजवानों को बात है कि ये सिस्टम आपका है, और क्यों कि वो देखता है कि सब कुछ चीजें जो लोग इलेक्ट होके आ जाते हैं या सेलेक्ट होके आ जाते हैं, उनके गिर्द तमाम चीजें उनके गिर्द घूम रही हैं। नौकरियां वो अपनों में बांटेगा, अच्छा ठेके जिस तरह है वो अपनों में बांटेगा, तरक्याती स्कीम जितने होंगी उसमें टूट का शिकार, उसमें परसेंटेज, उसमें तमाम चीज। तो नौजवान को कुछ नजर नहीं आता है। अगर नौजवान को कुछ नजर आए कि ये सिस्टम आपका है, मेरिट पर कुछ ना कुछ काम हो जाए। हॉस्पिटल्स जो है, कोयटा के हॉस्पिटल्स में जो बहुत इश्यूज हैं वो, और डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर जो इंटीरियर में उसमें को तो बहुत ज्यादा इश्यूज है। तो ये टीचर्स नहीं है, डॉक्टर्स गायब हैं। तो इस तरह के फिर बहुत ही गवर्नेंस की जब इशू होते हैं तो नौजवान जो है वो देखता है, वो फिर दूसरी तरफ देखता है। हमने उनको बचाना है कि दूसरी तरफ ना देखे, उनको इस तरफ लाना है मेन स्ट्रीम में, कि वो उधर से मेन स्ट्रीम से ना भागे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी शहजादा जुल्फ। आपको चूंकि आपकी अगली भी कोई कमिटमेंट है तो आपका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। बाकी दोनों मेहमान कंटिन्यू करेंगे और ब्रेक के बाद सीनियर सहाफ़ी एसआर राना भी हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एसआर राना साहब ने हमें ज्वाइन किया है, शोएब बरनी भी कंटिन्यू करें, लिहाज अली भी, और शहजादा जुल्फ़िकार ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा जी, एसआर राना साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। सूबों की कारकर्दगी के हवाले से बात करें। पंजाब एक बड़ा सूबा है, पंजाब में कारकर्दगी बड़ी नज़र आती है। सेहत की बात कर लें, तालीम की बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, अगर हम बाकी शहरों से कंपैरिजन करें तो पंजाब का शहर, खासतौर पे लाहौर, वहाँ पे तरक्की काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है। आप अग्री करते हैं इस बात से? गवर्नेंस के हवाले से, कारकर्दगी के हवाले से पंजाब कहाँ खड़ा है? देखिए, अगर आपने कारकर्दगी का मेयार स्क्रीन या टिकटॉक को रखना है तो फिर तो पंजाब का कोई जोड़ ही नहीं। और अगर कारकर्दगी का मेयार अवाम के रद्द अमल को रखना है तो मैं समझता हूँ कि पंजाब जो है एक बदतरीन
सूबे के तौर पे देखा जा सकता है। आप अंदाजा करें कि यहाँ पे एक आम आदमी, जब हुक्मरानों को नीचे बैठे हुए लोगों की जिंदगियों की तलखियों का नहीं अंदाजा होता, तो फिर इसी तरह की तर्ज हुक्मरानी होती जैसे पंजाब में। एक रिक्शे वाला अगर फर्ज करें सारा दिन मर के 2000 रुपए कमाता है और आप उसको सिर्फ इस बात पे 2000 जुर्माना कर देते हैं कि उसके जनाब वाली बत्ती टूटी हुई है, तो इससे क्या आप पैगाम दे रहे होते? और पंजाब में कूड़ा टैक्स भी शुरू हो गया है। घर जिसके अंदर वो टूटा फूटा घर है 3-4 मरले का और उसको आ जाए 300-400 रुपए टैक्स रेगुलर, तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी आप अंदाजा नहीं कर सकते। तो ये अगर हमने सिर्फ वो शबा और उस पे करनी है तो मैं नहीं कहता कि जी फिर तो पंजाब से ज्यादा कोई नहीं है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जितने पैसे इस किस्म की कवरेज पे खर्चे जाते हैं, 70 सफात के सप्लीमेंट जो है दिए जाते हैं चैनल्स को, और आप खुद मुंह से कहते हैं कि हमने मीडिया का पेट भर दिया ऊपर तक, तो ये पैसे किसके हैं? पैसे वो मेरे पैसों से आप अपनी तशहीर कैसे कर सकते हैं? अवाम के टैक्सों से आप अपने 70 सफात के इश्तारात करोड़ों रुपए के कैसे दे सकते हैं? आप मुझे बताएं कि यहाँ पे इशारा टूटने के ऊपर तो आप जनाब अली छोटे बच्चों को जेल भेज देते हैं, तो खुद जब प्रोटोकॉल के नाम पे आप सारे इशारे बंद कर देते हैं और शहर सारा जो है जाम कर देते हैं, तो उसके ऊपर कोई हद लागू नहीं होती। कोई जंगल है ये जिसके अंदर ताकतवर गुजरेगा तो छोटे परिंदे अपने क्या नाम में जाके बिलों के अंदर छुप के बैठ जाए, या जनाब अली वो उनका वो खत्म हो जाए। तो ये सारा ना सब किसी दौर में आपने देखा, आप यार एक जर्नलिस्ट हैं, हम तो बल्कि आपको अपने उस्तादों में शुमार करते हैं, तो आपने किसी दौर में देखा हो कि ये इसमें कोई तब्दीली आई हो? आप ये नून लीग के दौर की बात कर लें, अभी हालिया जो दौर है, पीछे जो माजीमन का दौर रहा, पीपल्स पार्टी जब इक़्तिदार में आई, या फिर अगर आप पीटीआई के दौर की बात कर लें, तो कब ये तब्दीली आई कि प्रोटोकॉल के टाइम पे अवाम को सड़कों पे ज़लीलो ख्वार नहीं होना पड़ा, बल्कि ऐसे वाक़यात भी हुए कि एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं सड़कों पर प्रोटोकॉल की वजह से, जो पेशेंट्स हैं उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई, बहुत सी प्रेग्नेंट ख़वातीन इनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, और आपको पता है 1-1 मिनट कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो इस ज़िल्लत का सामना तो अवाम को करना पड़ा हर दौर में। मैं इस बात से इनकारी नहीं हूँ। मैंने तो ये नहीं कहा कि माजी के अंदर को क्या कहते हैं यहाँ पे अदले जहांगीरी का टल खड़कता था। माजी में भी हुक्मरानों की माइंडसेट एक तरह का ही है। उनकी नजर में आम आदमी की कोई वैल्यू का तो नहीं है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि जब नहीं है तो इस बात का एतराफ कर लें, अपने आप को मसीहा ना साबित करें, अपने आप को ये गेम चेंजर साबित ना करें ना। आप कहें कि जी हुक्मरान इसी तरह देखते हैं, इसी तरह चलते हैं, इसी तरह सोचते हैं, उनके गाड़ियों के टायर पे करोड़ों रुपए खर्च हो जाए तो उनका वो हक समझते हैं। उनके जो क्या नाम है वजीर आला हाउस की घास काटने के ऊपर अगर करोड़ों खर्च हो जाए तो वो कहते हैं वो हमारा हक है। या अगर सालाना बिस्कुट के ऊपर 10-12 करोड़ रुपए खा लिए जाते हैं तो वो कहे कि हमारा हक है भाई, हम हुक्मरान हैं। ये दावे मत करेंगे जी हमको बड़े ऊपर से उतर आए, को बड़े नेक पारसा और हमको बहुत वो है। हाँ। कहें कि भाई कंटिन्यूटी है, जैसे सब ताकतवर होते हैं वैसे हम ताकतवर। अच्छा एसआर साहब, इससे पहले तो ये फिर ठीक है, इससे पहले मैं शोएब बर्नी साहब की तरफ जाऊं, मुझे जरा बताइएगा कि ट्रैफिक रूल्स की अगर हम बात करें, हम सियासतदानों पर बड़ी तनकीद करते हैं कि सियासतदान ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, लेकिन अवाम की खुद भी इंडिविजुअली बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। बतौर जिम्मेदार शहरी आपकी जिम्मेदारी होगी, बाकी मेहमानों की मेरी जिम्मेदारी होगी। हम जब ट्रैफिक रूल्स की बात करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स आए दिन लोग तोड़ते हैं, चलान हो रहे होते हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं, जब ट्रैफिक रूल्स की अगर हम बात करें उसमें ज़रा सख्ती की जा रही है कि जी हेलमेट पहन कर जाएं, आप सीट बेल्ट लगा कर जाएं, इशारा आप नहीं तोड़ सकते हैं, आपको भारी भारी जुर्माने हो रहे हैं, तो उस पर आवाम सीखपा हो रही है, आवाम कह रही है। बल्कि कुछ मैंने देखा कि कुछ रिपोर्टर्स जो कि यूट्यूब चैनल्स हैं वो जाके उनके हक में बात करें कि जितना भारी चलान कर दिया गया। मेरी कुछ जिम्मेदार लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा देखिए जब इतना भारी चलान नहीं किया जाएगा तो ये बाज कैसे आएंगे। एक दफ़ा एक बंदा चलान के पैसे भरेगा, दूसरी दफ़ा भरेगा, तीसरी बार फिर वो सोचेगा कि ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं करनी है, तो फिर आवाम को भी तो सही करने के लिए सियासतदानों को सख्त पॉलिसीज लानी पड़ती हैं ना। नहीं डॉक्टर साहब, पहले आप मेरी बात समझिए। पूरी दुनिया के अंदर ट्रैफिक कवानीन के ऊपर एक ही तरह का कानून है सबके लिए। तो हमारे यहाँ लोग इतने सीखपा क्यों हो रहे हैं कि चलान कर दिया जा रहा है? मैं अर्ज सुन लेना, क्या आपने
इतने हैवी चालान से पहले आगाही मुहिम चलाई कि भाई अगर ऐसा होगा तो ऐसा कर दिया जाएगा। अचानक एक दिन सुबह उठ के सबको हजारों रुपए जुर्माने शुरू हो गए। आपने क्या आगाही मुहिम चलाई कि भाई हमें ना कहना फिर अगर तुम लोगों ने ये चीजें ना की तो। हाँ। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब आम आदमी ये देखता है कि मैं तो इशारा काटूं तो चालान हो जाए और ये लोग आए तो इशारे बंद हो जाए, तो क्या वो एहतराम पैदा होगा उसके दिल में ट्रैफिक का? क्या उसके लाशोर में ये बात नहीं आएगी कि यानी आपके मुताबिक प्रोटोकॉल खत्म हो जाना चाहिए, सियासतदान जो हैं वो बादशाहों की तरह ना गुजरे सड़कों से, वो आम शहरियों की तरह ही जाएं। सुन ले, मैं हल की बात करते हैं ना, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। राना साहब, सोल्यूशन क्या, आप क्या तजवीज करते हैं? जी जी। मेरा बच्चा अगर वन वे पे आता है तो उसको जेल हो जाती है, ठीक है। आपका बच्चा 2 बच्चियों को कुचल देता है तो 3 दिन में केस खत्म हो जाता है। फिर आप मुझसे ये तवक्को करती है कि मैं कानून का एहतराम करना सीखूं और समझूं कि जो कानून लागू हो रहा है वही असल कानून है। जब तक ऊपर के लोग बैठे हुए कानून का एहतराम करना नहीं सीखेंगे, नीचे के लोग नहीं करेंगे। याद रखिएगा, जब उन्हें ये एक रेडी वाले को जब आप कहते हैं कि तूने कब्जा किया हुआ, और आप जब तक ऊपर का मॉडल नहीं बनेंगे नीचे का ये भूल जाए कि किताबों के अंदर ही हो सकता है फिर ऐसा कुछ हो तो। ठीक है जी, चलें शोएब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। वहां पे जो भी चालान हो रहे हैं और अब तो सुनने में आ रहा है कि दोबारा से भत्ते की धमकियां मिल रही हैं, क्या खबर है? जी देखें, कराची में तो ये जो ई चालान का मामला है, इसका जुर्माना पूरे पाकिस्तान में कोई मुकाबला नहीं मिलता। पंजाब में जहाँ पे चालान 500 का होता है तो कराची में वही चालान आते आते 25,000 50,000 का हो जाता है। अब यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि एवरेज इनकम जो है कराची में वो 42,700 रुपये बनती है। तो 1,700 रुपये में जो शख्स अपना कुंबा चलाएगा, अपना घर चलाएगा, अगर उसका मोटरसाइकिल पे हेलमेट ना लगाने का 10,000 का चालान होगा, या सीट बेल्ट ना पहनने पर चालान होगा, या जो दीगर वायलेशंस हैं उस पर चालान होगा, तो किस तरह से वो चालान अदा किया जाएगा। दूसरी बात ये रही कि सिंध हुकूमत ने पिछले कोई 48 दिन के दौरान सहाफ़ियों को बताया कि जनाब ई चालान की मद में 1.25 अरब रुपए के चालान काट दिए गए। 1.25 अरब रुपए के ई चालान तो शहर में कटते हैं, लेकिन कराची में 50 रोज़ के दौरान कोई सड़क नहीं बन रही, कहीं पर खड्डे ख़त्म नहीं होते। सड़कों पे सूरत हाल ये है कि शारे फैसल और चंद सड़कों को छोड़कर आपको सड़क पे गाड़ी चलाते हुए गड्ढे से बचने के बजाय सड़क ढूंढनी पड़ती है कि आप वहाँ से गुजर जाएं। मोटरसाइकिल सवार कराची में 77 लाख हैं, वो तमाम जो है आहिस्ता आहिस्ता कमर जो कि उनकी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके मरीज बनते जा रहे हैं। लोगों के मोरे हिल गए जिनको आप जोड़ कहते हैं। तो लोग कैसे कराची में जिंदा हैं, खवातीन हो बच्चे हो, जब वो मोटरसाइकिल से गुजरते हैं। सबसे ज़्यादा इस वक्त जो अफेक्टेड रोड है कराची में वो यूनिवर्सिटी रोड है, जिस पे जामिया कराची, NED यूनिवर्सिटी जो मुस्तकबिल के इंजीनियर बना रही है, दाऊद यूनिवर्सिटी, सर सैयद यूनिवर्सिटी, आपका पाकिस्तान का जो ब्रेन ड्रेन वाला मामला है वो इन यूनिवर्सिटीज़ में जब बच्चे 4 साल पढ़ते हैं, 5 साल गुजारते हैं रिजल्ट आने तक, वो इस ट्रॉमा से गुजरते हैं कि टूटी फूटी सड़कों, मट्टी धूल में उन्हें गुजर के अपनी जामियात तक आना पड़ता है। तो आप कैसे फिर ये देखेंगे? तो फिर शोएब सवाल भी तो पैदा होता है शोएब, बरनी मुझे की समझ नहीं आ रही है। तो आप कराची की हालत बता रहे हैं, जो वहाँ का एक इतना सिंध का सबसे खूबसूरत शहर है, तो अंदरूनी सिंध कितना काम हुआ है, अंदरून सिंध में बहुत ज़्यादा काम किया गया, इसके दावे पीपल्स पार्टी करती है, तो वाकई फिर वो दावे बिल्कुल सही है? जी देखिए, पीपल्स पार्टी की तो कंजेक्टिव गवर्नमेंट्स है ना, पीपल्स पार्टी का तो कोई मुकाबला नहीं है, उन्हें किसी भी तरह से कोई हरीफ जमात टफ टाइम नहीं दे सकती। तीसरी मरतबा मुराद अली शाह साहब जो हैं वो कंजेक्टिव CM हैं। पीपल्स पार्टी का लगातार हुकूमत चलने का तनासुब आप इस तरह से देखें कि जो बच्चा 18 साल पहले पैदा हुआ अब उसका शनाख्ती कार्ड बन गया है, लेकिन वो साईं सरकार को ही देख रहा है। लेकिन सुबह पूरे सिंध की अगर मैं बात कर लूँ तो घोस्ट स्कूल अभी भी वजूद में है। तालीमी निज़ाम के साथ साथ सेहत का निज़ाम ऐसा है कि लोगों को इलाज कराने के लिए अंदरूनी सिंध से कराची आना पड़ता है। कुत्ते के काटने की वैक्सीन अंदरूनी सिंध मिलती नहीं
नहीं है। आपको इंडस अस्पताल आना पड़ता है जो कि एक फलाही इदारा है, आपको जिना अस्पताल आना पड़ता है और आके यहाँ पे जो इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। अगर तो वहाँ पे जब हॉस्पिटल्स की आप हालत बता रहे हैं कि 2 दिन से लोग यहाँ पे कराची में इन हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर्स की, पैरामेडिक स्टाफ की, या वहाँ पे जो अगर आप वहाँ की सफाई सुथराई के इंतजामात हैं, आप बतौर सहाफ़ी जब कभी गए कैमरा लेके, तो आप मुतमईन हैं? जी देखिए, कराची हो या पूरे सूबा हो, कहीं भी सरकारी सतह पे जो अस्पतालों की सूरत हाल है उसको हम तसल्ली बख्श किसी सूरत नहीं कह सकते। वो के पीपल्स पार्टी ने कार्डियोवैस्कुलर अस्पताल और जो सिविल अस्पताल है उसकी हालत ज़ार कराची में काफी तब्दील करी है। इसी तरह जो गंबट अस्पताल है वहाँ की सूरत हाल, चले जी, कुछ हॉस्पिटल्स की आपको सूरत हाल बेहतर नजर आती है, तो पूरे सूबे के लोगों के लिए काफी नहीं। ठीक है, अस्पतालों की तादाद ज्यादा होनी चाहिए कि कुछ हॉस्पिटल्स जिसे बतौर सहाफ़ी आप वहाँ पे मुतमईन दिखाई देते हैं कि हालत बेहतर हुई है। अच्छा, आखिरी 1 से 1.5 मिनट है, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। लिहाज आप पेशावर के हवाले से बात कर रहे थे, KPK के हवाले से बात कर रहे थे कि वहाँ पे भी हॉस्पिटल्स में जो फैसिलिटीज़ है आपने जिक्र किया, और 15 साल से एक मशीन है जो अभी अब यूज़ में नहीं आ सकी, उसका भी आपने बताया, ये भी बड़ी नाअहली, बड़ी निगलिजेंस है। मेरा सवाल आपसे ये कि जब भी आपकी कभी वज़ीर आला बात कर रहे होते हैं और ज़्यादा महवर यही होता है कि डाला का दरवाज़ा कब खुलेगा, तो बहुत और सहाफ़ी आपने कभी सवाल उठाया कि सर ये सूबे के हालात ये हैं, खासतौर पर बड़े शहर की अगर बात की जाए, पेशावर के हालात ये हैं, हॉस्पिटल की जो हालत ज़ार है या वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे तालीम का जो मयार है, आप जो मसाइल है उन पे तो आप तवज्जो नहीं दे रहे हैं, आपका ज़्यादा फोकस इस चीज़ पर होता है कि आपने एक ईंट का जवाब पत्थर से कैसे देना है। बहुत शुक्रिया। एक तो ये है कि मेरे खैबर पख्तूनख्वा उम्मीद तौर पर जो नेशनल मीडिया का हिस्सा होते हैं वो 2 से 2.5 मिनट ही आते हैं पूरी शो में। अच्छा, ठीक है, बाकी उनसे 3 सवालात और मुझसे आखिरी 2-2.5 मिनट। आपने अपने इंट्रो में एक वर्ड बता दिया, तो उसमें आपने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को इजाफी वसाइल मिलते। खैबर पख्तूनख्वा को इजाफी वसाइल बिल्कुल वफाक से नहीं मिलते, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा वफाक का जो हिस्सा है वो 5% NFC में कम दिया जा रहा है। मैं सिर्फ ये बता दूं, आपको पता है 25वीं आईनी तरमीम के जरिए कबायली अजला का इंतजाम तो खैबर पख्तूनख्वा के साथ किया गया, लेकिन अब कबायली अजला के लिए न तरक्याती फंड दिया जा रहा है और न उस हवाले से काम किया जा रहा है। वफाक ने जो है वो उस हवाले से जो रवैया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ अपनाया, ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ इस वक्त है, जो साबिक़ा हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त भी यही मामूल था। तो खैबर पख्तूनख्वा का जो मजमूई हिस्सा इस वक्त NFC में दिया जा रहा है वो 14.32 है। चलिए ठीक है जी, वक्त की कमी है, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ मुझे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।